गाइस देखो, आज का सेशन उम्मीद 220 सीरीज का है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक पे मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था, बट मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और वी नीड टू लाइक गो थ्रू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हमें और कवर करने चाहिए, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट अपने आप में इतना अच्छा टॉपिक है और यहाँ से तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो जहाँ पे अगर आपके 12 नंबर दाव पे लगे हों तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना तो बनता है। सो फॉर दैट टुडे अगेन वी विल बी फोकसिंग ओवर सम मोर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और तुम लोग इस टॉपिक को करके जाओ। एटलीस्ट जो आपको इस उम्मीद सीरीज के थ्रू कराया जा रहा है उतना भी अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे को वो हेल्प करेगा। ओके, तो जो भी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड सब कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से जेई के क्वेश्चंस बनते हैं, वही तुम लोगों को कराए जा रहे हैं। सो यू प्लीज़ हैव फेथ, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखो। ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं ऑफ कोर्स हम भी नहीं चाहेंगे कि हम वो मेहनत उस डायरेक्शन में करें जो वो वेस्ट जाए। तो डेफिनेटली वी वांट योर रिजल्ट्स, और तुम भी अपने रिजल्ट्स पे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली लेट्स टेक दिस सेशन फॉरवर्ड और सीखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे और अपने श्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएंगे। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटली, लेकिन फिर भी हम लोग अपना कम से कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल दोज हु आर माय रेगुलर लर्नर्स या जो लोग मुझे पहली बार ही ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ गाइज लाइक द सेशन, यू आर गोइंग टू लव इट। अभी नहीं लाइक करना है, बाद में कर देना जब तुम्हें लगे कि हाँ वाकई में दिस इज़ हेल्पिंग यू आउट। ओके, एंड अदर देन दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि तुम्हें भी पता है हर रोज़ 8:30 बजे मैं तुम्हें यहाँ पे लाइव मिल रही हूँ एंड कमिंग विद द बैश ऑफ मोर नंबर ऑफ सेशंस फॉर यू टारगेटेड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते रहना है और मुझे और तुम्हें मिलके इस पे काम करना है। ठीक है, लेट्स टेक दिस सेशन फॉरवर्ड, बढ़ते हैं आगे। सो हियर पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर है। The interhalogen compounds formed from the reaction of bromine with excess of fluorine is a, बोला गया इंटरहेलोजन कंपाउंड। तो तुम्हारे सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम ये इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या होता है। इसने कहा जब ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन से तो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से, जब ये रिएक्ट करता है यानी कि ब्रोमीन जब एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो यानी कि क्या बनाता है, हमारे को ये क्वेश्चन है। तो ये क्या बनाएगा, लाइक ब्रोमीन जब फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये, यानी कि इंटरहेलोजन एक रिएक्शन आ गई। अब ये हाइपोहेलाइट, परहेलेट, ये सब क्या बला है, व्हाट डू यू मीन बाय हेलेट एंड हेलाइट, क्या इस तरह का पहले पढ़ा था। पी ब्लॉक का देखो, पी ब्लॉक का कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है कि ये वाला ग्रुप होगा। मेनली मैं अभी टारगेट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, है ना। तो वहाँ से कोई भी मिक्स नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ले सकते हैं, और जब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक को टारगेट नहीं करेगा, वो तुम्हें ओवरऑल लर्निंग देगा। ठीक है, तो फोकस ओवर द कॉन्सेप्ट्स जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रही हूँ। तो ये दिक्कत आती है कि मैम मुझे हेलाइट और हेलेट का डिफरेंस नहीं पता है, बताओ येस और नो। देखो होता क्या है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 तुम्हारे को मैं सबसे पहले आयुपेक नेमिंग होती है। इनऑर्गेनिक में ना आयुपेक तो नहीं बोलते, बट हाँ देयर इज अ नेमिंग का एक पैटर्न होता है ना। नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग ऐसे करते हैं जैसे लेट्स से मैंने हेलोजेंस लिए, हेलोजेंस में तुमने ले लिया ब्रोमीन ही ले लिया, तो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यानी कि ये आता है आपके पीरियड नंबर 4 में। ठीक है, यानी कि आता है पीरियड नंबर 4 में, यानी कि 4s2, फिर आता है तुम्हारा 3d10 एंड देन आफ्टर 4p5, यही होता है। बताओ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यानी कि ये आएगा पीरियड नंबर 4 में 4s2 3d10 एंड 4p5, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप इसे रीअरेंज करोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीलियम नियोन आर्गन, राइट, हीलियम नियोन आर्गन, ये आ गया तुम्हारा रेडी। अब क्या होता है कि जब आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो इट वुड बी लाइक आर्गन, देन आफ्टर 3d10 ये अंदर चला जाएगा, देन इट इज़ 4s2 एंड 4p5। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है। तो पहला चीज़ जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब लास्ट शेल यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। हियर वी हैव
दिस हैज़ 4 एंड दिस हैज़ 4, तो लास्ट शेल ये 4 वाला ही हुआ ना, 3 वाला तो नहीं होगा, है ना, 4 वाला होगा। तो 4 इज़ आवर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बॉन्डिंग में जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और यहाँ पे तुम्हारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी इट्स अ पी ब्लॉक ना, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपके पास 4d भी होता है जो कि खाली होता है। तो दिस इज़ 4s, दिस इज़ 4p एंड दिस इज़ 4d जो कि आपका खाली होता है, ठीक है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। तो जब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, मीन्स ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब जब आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, जंप करेगा, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, आपके पास हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्या बनेगी इसकी मुझे बताओगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है, और ये वाला यहीं रहा है। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये 3 ही करेंगे। तो यहाँ पे ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। अब मैंने आपको बोला कि यार इस इलेक्ट्रॉन को भी जंप करा दो। जब ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ से यहाँ गया, ये ऑलरेडी था, ये यहाँ चला गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 5। ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। गेटिंग माई पॉइंट। अब ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन में क्या हुआ, जैसे जैसे तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट काफ़ी डोमिनेट करना शुरू हो जाता है। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है, आप इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है अगर किसी तरीके से, यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का जंप कराते हो, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे को चाहिए, लार्ज एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराने में। अगर तुमने ये करा लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि +7 विल बी दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आ गया कि हेलोजन के केस में +1 +3 +5 +7 होता है। और एक और चीज़, जब ये हमारा हेलोजन अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में हुआ करता था, जब ये तुम्हारा ब्रोमीन अपने ग्राउंड स्टेट में हुआ करता था, कोई जंप नहीं कराया था, तो इस बेचारे को बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एंड इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, राइट। और ब्रोमीन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। अब मेरी बात समझो, जब भी कोई स्पीशीज़ अपने नेगेटिव में होगा तो हम उसके आगे लगाएंगे आइड। क्या लगाएंगे, आइड। क्या लगाएंगे, आइड। इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हेलाइड्स। हेलाइड्स। तो ध्यान देना है कि आइड लगता है जब भी कोई स्पीशीज़ अपने नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो, ठीक है। अब अगला हम लोग चलते हैं। अब जब ये स्पीशीज़ अपने एसिड्स बनाते हैं, है ना, जब ये स्पीशीज़ अपने एसिड्स बनाते हैं, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो +3 और +5 इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 और +5, ठीक है, ये हमारी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ओके, ये हमारी मोस्ट कॉमन होती हैं, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा, यानी कि ये और ये आपकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। तो जब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अब +3 और +5 में कंपेयर करोगे तो दिस इज़ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज़ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं उनमें अस आता है, और जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसमें इक आता है, ठीक है। यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो, दिस इज़ हेलस, ठीक है, आप इसे क्या बोल सकते हो, दिस इज़ हेलस, यानी कि क्लोरस, आइडस, है ना, यानी कि हेलिक एसिड, यानी कि इसको हेलिक बोल सकते हो, ठीक है। मैं क्लोरिक एसिड, है ना, मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको, तो आप इसे हेलिक एसिड बोलते हो, ठीक है। यानी कि अस आ गया लोअर के लिए और एक आ गया हायर के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी, ये तो मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन हो गई। अब जैसे +1 है, दिस इज़ अ वेरी वेरी अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है कि कोई हेलोजन तुम्हारे को +1 शो करेगा। तो अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ अ वर्ड हाइपो। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रीफिक्स लगाते हैं, दैट इज़ हाइपो। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो हाइपो हुआ है ना, यहाँ पे बताती हूँ, हाइपो हुआ, ऑर्थो हुआ, और तुम्हारा मेटा हुआ, और तुम्हारा पायरो हुआ, और तुम्हारा एक और हुआ पर हुआ। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, दे आर द प्रीफिक्स। ये सारे आपके प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा कंपाउंड से पहले लगते हैं। आइड हुआ, अस हुआ और इक हुआ, ये तुम्हारे सफिक्स हैं। ठीक है, ये आपके सफिक्स हैं, प्रीफिक्स इधर वाले हैं। ठीक है, अब हाइपो कब लगता है, हाइपो लगता है जब कोई अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑर्थो लगता है जब कोई बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। मेटा लगता है जब आप कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। पायरो लगता है जब आपका कोई डाइमर बनता है विद द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस के साथ। पर लगता है जब आपके पास कोई पर लिंकेज होती है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा लगता है। अब क्योंकि ये मेरा जो +1 है, दिस इज़ अ वेरी वेरी अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी हाइपो। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका +7 है। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं। आपने इसमें हाइपो लगा दिया, लेकिन अब कैसे डिसाइड करोगे कि क्या आना चाहिए। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी लोअर ही तो है, तो मैं इसे बोलूँगी हाइपोहेलस, यानी कि हाइपोहेलस बोलूँगी। और जो हमारा +7 होता है, इसमें हमारे पास पर एसिड का लिंकेज होता है, यानी कि जब तुम इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाओगे तो वहाँ पे आपके पास OO लिंकेज आएगी, तो इसीलिए हम लोग इसे पर बोलते हैं। ठीक है, पर, और पर के साथ हेलिक लगाते हैं, यानी कि अब इसे हेलिक क्यों लगाया, बिकॉज इट इज़ इन दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साइड में। ठीक है, तो हेलिक लगाया। तो मैंने तुम्हें बताया आइड कब आता है, अस कब आता है और इक कब आता है। अब एक और चीज़ समझेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मेरे को इसी का सॉल्ट बनाना है, ठीक है, मेरे को इसका सॉल्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने, प्लीज़ ढंग से सुनो। ये हो जाएगा है लाइट, है लाइट, और ये हो जाएगा है लेट, है लेट। यानी कि जब आप इनके सॉल्ट्स बनाओगे, ठीक है, जब इनके सॉल्ट्स बनाओगे, तो अल्टीमेटली जब हमारे सॉल्ट्स बनते हैं तो हमारे पास आइड होता है, एलाइड होता है और हेलेट होता है। अब डिपेंडिंग ऑन दैट, अब मैं इस क्वेश्चन पर आ गई, और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि मेरा Br2 जब फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो कुछ बनाएगा एक कंपाउंड, वो क्या हो सकता है। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं जब कोई हेलोजन दूसरे हेलोजन से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है। जब ब्रोमीन फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ऑफकोर्स कंपाउंड बनाएगा। तो आप मुझे बताओगे कि मैं यहाँ पे ब्रोमीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, तो मैं ब्रोमीन का BrF5 बनाने का ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रोमीन मेरा +5 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मेरा BrF5 बनाना ठीक है, या मुझे FBr5 बनाना चाहिए, या मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे F5Br बनाना चाहिए। व्हाट इज़ राइट, एनीबडी वुड लेट मी नो कि व्हाट इज़ राइट, कोई मुझे बताएगा कि क्या सही है। हाँ जी, नाउ लेट मी टेल यू गाइज, जब भी आप अपना कंपाउंड बनाओगे तो जो सराउंडिंग एटम है दैट हैज़ टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमेशा याद रखो, सेंट्रल एटम पॉजिटिव होता है, सराउंडिंग एटम्स नेगेटिव होते हैं। दिस इज़ अ थंब रूल, ओके, दिस इज़ अ थंब रूल, ये याद रखो। तो इसीलिए हम यहाँ पे ना तो ये बनाएंगे ना ये बनाएंगे, हम यहाँ पे BrF5 बनाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन इज़ लार्जर इन साइज और वो एक मोर पॉजिटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन मोर नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस तरह से हमारे फ्लोरीन लग जाएंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड ब्रोमीन हो गया तुम्हारा +5। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम इसे बोलेंगे क्या। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप इसे बोलते हो ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन आप इसे बोलते हो ब्रोमीन, और दिस इज फ्लोराइड, है ना, ब्रोमीन। अब इसे आप पेंटाफ्लोराइड भी बोल सकते हो, ब्रोमीन फ्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। अब इसने कहा कि अब इसको क्या बोला जाएगा। नाउ हियर योर ब्रोमीन इज इन इट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन के हिसाब से कैसा है ना,
ब्रोमीन के हिसाब से जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसमें पर आना चाहिए, हाइपो आना चाहिए नहीं। हाइपो आता है अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। पर आता है +7 में, जब आपके पास ओवो लिंकेज होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं लगाओगे। अब क्वेश्चन आता है मैम हेलेट या हेलाइट, तो Br+5 इज अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम क्या करोगे, मतलब हेलिक बनेगा, इक बनेगा, और इक को क्या करोगे 8 में कन्वर्ट कर दोगे, तो यू विल बी गेटिंग योर हेलेट्स फॉर्मेशन। तो क्या बनेंगे, तुम्हें हेलेट्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने +5 में हेलेट्स बताया था ना, देखो यहाँ पे मैंने +5 में हेलेट्स बताया था ना, बिल्कुल, तो समझ आया। तो अब आगे से इंटरहेलोजन का कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बनना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में विच वी हैव टू टारगेट। ओके, वेरी नाइस। चलो, सो बी इज द राइट आंसर, दैट इज द हेलिट्स बनेंगे। समझाने में टाइम लग रहा है, बट व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी टू डू। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये कुछ कुछ रिएक्शंस हैं और इनको मैच करो। अब मैं आपको बता दूँ, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है, ऑप्शन भी तुम्हारे सामने है, तुम्हें बस एक दूसरे को मैच कराना है। हमने ऐसी बहुत सारी कैटालिटिक रिएक्शंस पढ़ी हैं, नॉट ओनली इन क्लास 12th और 11th, तुमने इसमें से कई रिएक्शंस को तो क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। याद करो, क्या नहीं पढ़ा क्या? हम लोग अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते थे और उससे NO बनाया करते थे, राइट? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसे ओसवाल्ड्स प्रोसेस भी कहा जाता था। ये तुम्हारे लिए नया रिएक्शन नहीं है। अमोनिया बनाना, दैट इज द हेबर्स प्रोसेस, ये भी तुम्हारे लिए कोई नया रिएक्शन नहीं है, राइट? वेजिटेबल ऑयल्स में H2 डालना, दैट इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, ये भी तुम्हारे लिए कोई नया रिएक्शन नहीं है। और सल्फर डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज कराना, दिस इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आई रियली डोंट थिंक ये भी तुम्हारे लिए कोई नया रिएक्शन है। सारे के सारे रिएक्शंस, मतलब अगर जेई तुमसे इस क्वेश्चन को पूछ रहा है 26 जुलाई 2022 के एग्जाम में, तो मुझे बताना तुम्हें लगता है दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू कुड गेट, राइट? अब जल्दी से ये बताओ कि किसका आंसर क्या होगा। हमें पता है जब भी हम लोग हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ही कराते हैं, राइट? तो ये तो इसी से मैच कर गया, तो यानी कि दो ऑप्शंस तो यहीं के ही एलिमिनेट हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जल्दी से अगर तुम्हें हेबर्स प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, किसी का भी एक आंसर आता है तो यू कैन टारगेट योर क्वेश्चन। ए को तो मार्क ही मत करना, क्योंकि ए का थर्ड यानी कि V2O5, इट्स वेरी क्लियर। ओके, अब बी और सी में से डिसाइड करो। तुम्हें अगर हेबर्स प्रोसेस भी पता है तो यू कैन डू योर क्वेश्चन। तुम्हें पता है कि सी का आंसर क्या होगा। सो व्हाट इज योर राइट आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताओ, कमेंट में करके बताओ। कुछ नया नहीं कर रहे हो तुम क्वेश्चन। दो ऑप्शंस में ऑलरेडी तुम्हारे लिए एलिमिनेट कर चुकी हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ही कराते हैं। दिस इज द कैटालिटिक रिडक्शन। उसमें कोई आयरन या PT नहीं यूज़ होता है, PT रोडियम ऐसा कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता है। और ए को मार्क करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें दे रखा है कि ए का तो V2O5 ही होने वाला है। तो अगर तुम्हें हेबर्स प्रोसेस भी याद है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये दो ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी, ए का 3 होगा, ए का तो 3 होगा ऑफ कोर्स। ओके, आंसर इज ए। अरे नहीं यार बच्चे, अमोनिया का जो रिएक्शन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? आयरन एज अ किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? दिस इज हेबर्स प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ। सी का क्या होगा? सी का 1 होगा ना, यानी कि इस हेबर्स प्रोसेस का 1 होगा ना। इसमें हम लोग आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो सी का 1 होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बी। ओके, तो ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं कैटालिटिक रिएक्शन, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ी थी तो कम से कम इस क्वेश्चन से पढ़ लो और इसे याद कर लो, ठीक है? कि जो सल्फर का जो हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, SO3 की प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, ये भी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, ये भी कैटालिटिक रिडक्शन है, ये कैटालिटिक रिडक्शन है। तो दो कैटालिटिक रिडक्शन है, दो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। तो जो हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं SO2 वाला, उसमें V2O5 यूज़ होता है, यहाँ पे V2O5 यूज़ होता है। अमोनिया से जब तुम NO बनाते हो,
राइट। अमोनिया का जब तुम, दिस इज नॉट हेबर्स प्रोसेस, दिस इज ओसवाल्ड्स प्रोसेस। यहाँ पे तुम लोग क्या यूज करते हो, यानी कि बी के केस में तुम लोग प्लेटिनम यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रोडियम, ठीक है। प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। दिस इज द हेबर्स प्रोसेस जहाँ पे आप आयरन यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे तुम निकल यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट। सो दिस इज इट गाइस। और जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वही एज अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं था, इट वॉज अ वेरी वेरी क्लियर फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अब क्वेश्चन आपसे के पास ये है, द नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी, ठीक है, obtained फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी कि तुम्हारे पास दिया हुआ है कि कितने नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि ऐसे कितने प्रोटॉन्स हैं जो कि आयनाइज नहीं होंगे। रिएक्शन यहाँ से दे रखी है कि मैंने इथेनॉल का रिएक्शन कराया PCl3 से, तो मुझे मिल रहा है C2H5Cl, ओके। तो डोंट यू थिंक इट जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि तुमने C2H5Cl बनाया तो यहाँ से OH हट गया, तो ये PCl3 में क्या हुआ होगा, P के पास Cl3 था और यहाँ पे एक लोन पेयर था, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया OH से, तो डेफिनेटली तुम्हारा क्या हुआ होगा, यू विल बी गेटिंग PCl, एक सिंपल सी लॉजिक है ना। अगर ऑर्गेनिक भी हम लोग पढ़ते हैं तो यानी कि OH का हटके कुछ कुछ क्या लगा होगा, यहाँ पे तुम्हारा OH लग गया होगा, बताना जरा, ऐसे ही कुछ कुछ हुआ होगा क्या। और फिर जो तुम्हारा प्लस A बना है, यानी कि A क्या बना है, व्हाट विल बी A, C2H5Cl बन रहा है प्लस A क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और इसको तुम्हें वापस से PCl3 से रिएक्शन करानी है। सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, यानी कि क्या बनेगा, जब आप इसका रिएक्शन इससे कराओगे तो एक ही OH रिप्लेस होगा क्या, यहां तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या होगा, सारे के सारे रिप्लेस होंगे, तो क्या बनेगा, अगर आपने सारे Cls को रिप्लेस करा दिया और OH बना दिया सारे क्लोरीन्स को, पहली बात तो ऐसे होता नहीं है, देयर इज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म दैट गोज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। थोड़ा सोचो, जब तुम इसका सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो क्या बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन। गाइज, आपके पास इथेनॉल है, ठीक है, लर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर आपके पास PCl3 है, PCl3 में आपका जो फोस्फोरस है दैट इज इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तुम इसका सिंपल सा हाइड्रोलिसिस भी कराते हो तो यू हैव टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ फोस्फोरस इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि तुम्हें बनाना चाहिए ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो क्या हो सकता है, यानी कि H3PO3 हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे दिया गया कि इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओ, तो तुम क्या करोगे, वही PCl3 लोगे, ये आपने देखा ये मेरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो भी तुम यही बनाओगे H3PO3, यानी कि यही जो अपने +3 में है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे बेस था तो तुम इसका सॉल्ट बना दोगे। तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, तुम इसको देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ दिस इज एन ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड का मतलब होता है एक ऑक्सी ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप कंपल्सरीली है, तो दिस इज योर ऑक्सी ग्रुप, और ये हो गया तुम्हारा एक एसिडिक ग्रुप, ठीक है, ये कंपल्सरीली है। तो अदर देन दैट क्या होगा यहाँ पे, अब एक H आ गया, P2 आ गए, एक O बचा, यानी कि एक OH मैंने और लगा दिया और एक H मैंने लगा दिया। सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग। तो यहाँ पे मेरे पास हाउ मेनी आयनाइजेबल प्रोटॉन्स आते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास P डबल बॉन्ड O है, दिस इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन सकता है, दिस इज ऑल्सो O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन सकता है। क्या मैं इसको आयनाइज कर सकती हूँ, नो, दिस हाइड्रोजन इज नॉट आयनाइजेबल, क्योंकि जहाँ पे पोलैरिटी है उसी बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है और उसी को आयनाइजेबल बनाया जा सकता है। तो हेयर वी डोंट हैव एनी आयनाइजेबल प्रोटोन, ठीक है, तो ये तुम्हारा यही रहेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज Na2HPO3, तो ये तुम्हारा सॉल्ट बनता है, समझ आया। अब सिमिलरली यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये गिवन था कि तुम्हारे को PCl3 गिवन है और तुम इसको इथेनॉल से रिएक्ट कराते हो, तो अल्टीमेटली हो तो वही रहा है ना,
एक तरीके से पानी डालो या इथेनॉल डालो, वीक एसिड डालो या वीक बेस डालो, तो यही होता है, यानी कि तुम्हारा H3PO3 ही बनेगा, ठीक है। एंड हेयर यू विल बी गेटिंग C2H5Cl, जो भी तुम्हारा लॉस होगा ये कंपाउंड बना देगा। सो इन शॉर्ट ये जो तुम्हारा कंपाउंड है दैट इज H3PO3। और अब तुम्हारे को दिया गया है कि तुम इस कंपाउंड में जब H3PO3 में वापस से PCl3 डालोगे तो यानी कि अब क्या होगा। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन कि जब मेरे पास ये ऑलरेडी था H3PO3 और जो कि ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब मैं इसमें वापस से PCl3 डालूंगी तो अब ये मुझे क्या प्रोडक्ट भी देगा, ठीक है। अब देखो, now if you will see guys, again there will be the hydrolysis of this particular molecule, यानी कि अब इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो मेरे पास एक H3PO3 मॉलिक्यूल है ऑलरेडी, यानी कि POH, H और OH, और सिमिलरली इसका भी अगर हाइड्रोलिसिस हुआ और इसने अभी अपने +3 में ही बनाया तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी अपने +3 में है H3PO3, ठीक है, ये भी अपने +3 में है और ये भी अपने +3 में है। तो हेयर यहाँ पे होगा हमारा एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और एलिमिनेशन ऑफ वाटर होके हमारे को मिल जाएगा दिस इज OH, H, दिस इज PO-P लिंकेज, डबल बॉन्ड O, OH एंड H। अब यहाँ पे कितने आयनाइजेबल प्रोटॉन्स हैं तुम्हारे पास, नाउ दिस वाज द क्वेश्चन। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक डाइमराइजेशन करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये +3 है ये भी +3 का हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा या कुछ होगा, नो, द सेम मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएजेंट का बिहेव थोड़ी करेंगे, एक तरीके से डाइमराइज कर लेंगे। और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आयनाइजेबल प्रोटॉन्स हैं। सो हियर योर आंसर विल बी 2। क्यों? बिकॉज ये वाले जो हाइड्रोजन्स होते हैं दीज आर द एसिडिक हाइड्रोजन्स एंड दीज आर आयनाइजेबल बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, ओके। बट ये वाला जो हाइड्रोजन होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ओके। ये हमारे मॉलिक्यूल को रिड्यूसिंग नेचर का बनाते हैं, ओके। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्लियर हो रहा है? तो हाउ मेनी आयनाइजेबल प्रोटॉन्स यू विल बी हैविंग इन दिस पर्टिकुलर केस? What should be your answer? That is 2. Clear? तो आपका आंसर 2 होगा, ओके। तो मैंने तुम्हें ये समझाना चाहा, दैट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2। मैंने तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि बच्चे यहाँ पे हमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को रखना होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी नहीं चेंज होगी, भले वो पानी हो, भले वो बेस हो या कोई एसिड हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगी और कुछ भी नहीं होगा, ओके। द कंपाउंड विल रिमेन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी नाइस। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है और हमसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, दिस वाज द अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द 27 जुलाई 2022। ये तुम्हारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाएगा एंड लेट्स लर्न अबाउट इट। ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं इफ़ वी हैव अ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो उसके बेसिस पे भी तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ लिया है तो यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर आउट करते कि इसमें होता क्या है। क्वेश्चन ने कहा द फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम की बात कर रहे हैं LiNaK, ठीक है, इज लेस देन दैट ऑफ द Na एंड Li। मुझे पता है कि Li सोडियम और पोटेशियम साइज बड़ा हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होती है? पोटेशियम की कम होती है। सो आई नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, क्योंकि साइज बड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन में इजीली निकाल सकती हूँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड सोडियम। क्या यही बात दे रखी थी? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ द सोडियम एंड लिथियम, एब्सोल्युटली। इसका मतलब दिस इज करेक्ट, ओके। देखा हमने। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ज़ेनॉन की बात कर रहे हैं। ज़ेनॉन कहाँ आता है? पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से पहले अपना दिमाग चलाना शुरू कर दो। ज़ेनॉन आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडन, यहाँ पे आता है। Xenon does not have the lowest first ionization enthalpy in its
ग्रुप, यानी कि पूरे ग्रुप की बात की जाए तो रेडन को तो रेडियो एक्टिव की वजह से काउंट ही नहीं करते। जेनॉन की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है अपने ग्रुप में, यानी कि ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 में फिर सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी जेनॉन की नहीं है तो भाई किसकी है? हमें तो पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज बड़ा होता है, जेनॉन ही है जो थोड़ा बहुत आयनाइज होता है और कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि HCO3 बना दिया या HCO2F2 बना दिया, है ना, यही कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाता है। बाकी मैंने तो नहीं देखा कोई नियोन को और आर्गन को कंपाउंड्स बनाते हुए, राइट। तो ये कह रहा है जेनॉन की लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है अपने ग्रुप में, तो मुझे लगता है ये तो बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। डोंट यू थिंक कि सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द राइट आंसर? तो यस, इनकरेक्ट पूछा था और यही तुम्हारा आंसर है। मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं नज़र आ रही, बट स्टिल क्योंकि हम तो अभी लर्निंग फेज में, तो हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। नाउ द अनदर पॉइंट इज सेइंग द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल, ठीक है। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। The first ionization enthalpy of element with atomic number 37 is lower than that of the element with atomic number 38. Why is this so? यानी कि हम कह रहे हैं कि जिसका 37 एटॉमिक नंबर है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है देन द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 38। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हीलियम इज 2, 10, 18, 36। ये मैंने गोल्डन रूल था, गोल्डन थंब रूल था जो बच्चों को बताया था कि 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्रिप्टन, यानी कि क्रिप्टन के बाद वाले एलिमेंट का ही 37 होगा। तो दिस इज इन द पीरियड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा 5s1 कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया 5s2 कॉन्फ़िगरेशन। इट्स वेरी ऑब्वियस ये कम होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाला जा सकता है। इट विल अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रादर देन दिस, राइट। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी 37 वाले की कम होगी, ऑफ कोर्स कम होगी देन दैट ऑफ 38। बिल्कुल करेक्ट है, ये कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम, यानी कि अब ये लोग गैलियम की बात कर रहे हैं। गैलियम कहाँ आता है? ब-अल-गा, यानी कि यहाँ पर आता है, गैलियम आता है। तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि पीरियड नंबर 2, 3 यहाँ पे आते हैं तुम्हारे 10 3D एलिमेंट्स। तो जब तुम्हारे 10 3D एलिमेंट्स आते हैं तो उनकी वजह से पुअर शील्डिंग होती है, तो तुम्हारा साइज बड़ा और बड़ा हुआ, फिर गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। यू रिमेंबर दिस इरेगुलरिटी? कितने बच्चों को ये इरेगुलरिटी पता है? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। आप यहाँ पे नहीं कह सकते मैम गैलियम का साइज बड़ा है, नो। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये बात तो मतलब बिना पता हुए तुम पेपर में एंट्री करना भी गुनाह है। गैलियम का साइज हो जाता है छोटा, ओके, फिर इंडियम का वापस से बड़ा होता है और थैलियम का इसके बराबर का होता है। तो वाई द गैलियम द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज गैलियम से पहले वी हैव द D1 to 10 स्पीशीज होते हैं, यानी कि स्कैंडाइट से लेके हमारी जिंक तक की पर्टिकुलर सीरीज होती है। तो यहाँ पे वी हैव द 10D इलेक्ट्रॉन्स, और वो 10D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? देयर विल बी पुअर शील्डिंग, और पुअर शील्डिंग होने की वजह से देयर विल बी अ कंट्रैक्शन, ओके। तो कंट्रैक्शन हो गया यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, अचानक से जेड इफेक्टिव बढ़ गया जिसकी वजह से साइज छोटा हो गया। तो गैलियम का साइज छोटा होता है, छोटा हो गया यानी कि जिंक से भी छोटा हो गया। तो जिंक का बड़ा है, तो जिंक मतलब तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम की ज़्यादा होती है क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया। तो यानी कि अब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर 30। Is it clear? So this is an important point that you need to know about it. So I believe this was the easiest question, whether you say ये question periodic property से है या ये question हमारा ये आंसर गलत दे रखा है। The answer has to be B. Okay. यूजुअली जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हम उनमें कहेंगे कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो मेटल्स हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है ऑफ कोर्स, और गैलियम की ज़्यादा होती है, ओके।
इसने जिंक की बात नहीं की है। नाइट, आई एग्री विद योर पॉइंट, आपने कहा मैम जिंक में फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती है, लेकिन क्या इसने स्पेशली जिंक बोला है? अच्छा, इसने विद एटॉमिक नंबर 30 बोला है। ओ जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, इसने सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बोला है, इसने बोला एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30, यानी कि जिंक में और गैलियम में कंपैरिजन है। तो फिर तो हम बोल सकते हैं दिस इज 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, और ये तो हमारा जो भी है हमारा 4p हो गया, मतलब लाइक यानी कि 2 3 4, हाँ ये तो हमारा 4p1 हो गया। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दिस इज एटॉमिक नंबर 30, फिर तो डी होना चाहिए। देन व्हाई इट इज सेइंग कि xenon does not have the lowest first ionization enthalpy in its group? लोएस्ट तो नहीं होती, लेकिन हाँ रिलेटिवली अगर देखोगे तो ग्रुप में लोएस्ट होती है। सो बी और डी में, या डी इज मोस्ट इनअप्रोप्रिएट, डी बिल्कुल गलत हो गया बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज 30 इज गिवन। अगर कंप्लीटली डी ब्लॉक दिया हुआ होता तो क्या करते? फिर आपका गैलियम आंसर होता है ना, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे भी साइज छोटा होने लगता है, साइज छोटा होने लगेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, इसीलिए गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है इफ इट इज गिवन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट क्योंकि यहाँ पे ग्रुप एटॉमिक नंबर 30 दिया है, मतलब इन्होंने सिर्फ जिंक की बात की है। एंड यस, जिंक के केस में देयर इज द फिल्ड ऑर्बिटल्स, सो या वी कैन से दैट दिस हैज टू बी द आंसर। क्लियर? वेरी गुड। नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन। अभी अभी मैंने तुम लोगों को पायरो का कॉन्सेप्ट बताया है, हाइपो का मतलब बताया है, पायरो का मतलब बताया है। गॉट इट? ठीक है, बताओगे मुझे क्या होता है? यानी कि पायरो का मतलब तुमने किसी चीज़ को हीट किया है विद द लॉस ऑफ वाटर, हाइपो का मतलब अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यही बताया था। अब देख लो 2022 में जुलाई में एक से कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चंस थे, और ये सिर्फ 2022 की बात नहीं है, 2021 2020 में रिपीटेडली इस पे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये तुम्हारा अनकॉमन हुआ। पायरो का मतलब अगेन यू आर हीटिंग इट। ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस ये है कि ये है तुम्हारा अस का मतलब क्या होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इतनी बात मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम मुझे बताओ कि इनके क्या क्या फॉर्मूलेज होंगे। ओके, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स? रजत कह रहा है मैम पहला वाला हो जाएगा। पहले वाले में क्या बनाओगे? पायरो है और अस है, यानी कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट रजत? अस के लिए क्या आना चाहिए? फोस्फोरस के लिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, +3 और +5। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट होती है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट होती है? तो आई वुड से दैट कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि P+3 में होना चाहिए, यानी कि 2 फोस्फोरस होंगे +3 में। दिस इज हाइपो। हाइपो का मतलब क्या हो गया? दिस इज हाइपो। हाइपो का मतलब हो गया अनकॉमन, लेकिन इक भी दे रखा है, तो कौन सा अनकॉमन लोगे? कौन सा अनकॉमन लोगे? यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड लोगे, है ना? तो +4 अनकॉमन भी हो गई और हायर साइड भी चले गई। यहाँ पे फोस्फोरिक है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +5 बनाओगे। पायरोफोस्फोरिक एसिड यानी कि दो फोस्फोरस लोगे और दोनों पे +5 लोगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन इट्स केमिकल फॉर्मूला, यानी कि ऐसी कौन सी होगी जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स होंगे। मुझे तो आंसर मिल गया। सो व्हाट डू यू थिंक विच हैज टू बी द आंसर? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन रखता है? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है। गीतिका, इट्स अ थंब रूल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ाते चले जाओगे उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। तो मैंने सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ यूज की है? जल्दी बताओ। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आई हैव यूज इन द कंपाउंड नंबर सी और डी, क्योंकि यही एक बना रहे हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होंगे क्योंकि 2 फोस्फोरस के कंपाउंड्स हैं। सो योर आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आराम से कर लिया मैंने, है ना? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर यू।
देखो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी हैव पायरोफॉस्फोरस एसिड, यहीं पे बना दूँ अगले पेज पे करूँ, यहाँ पे बनाती हूँ। आपने बोला पायरोफॉस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड, बच्चों को बड़ा दिक्कत आती है बॉन्डिंग में, यानी कि स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। आज के बाद यू पीपल आर नॉट गोइंग टू फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया फोस्फोरस है यानी कि +3 के 2 बना देंगे, अस है तो यानी कि +3 के 2 बना देंगे। क्या होता है, H3PO3 होता है, ये भी H3PO3 होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज फोस्फोरस लिया, डबल बॉन्ड ओवर OH, यानी कि ये तो हो गया बैकबोन स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ये तो आना ही आना है कंपल्सरीली, यहाँ पे भी ये आना ही आना है कंपल्सरीली। अब इसके बाद आपने देखा H3PO3 में मेरे पास एक ऑक्सीजन रहता है और 2 हाइड्रोजन रहता है, तो एक OH हो जाएगा और एक H हो जाएगा, यहाँ पे भी एक OH हो जाएगा और एक H हो जाएगा, सिंपल। पायरो मतलब वाटर को निकाल दो, मैंने यहाँ से वाटर निकाल दिया, मेरा आंसर क्या आया, ये आया। अभी अभी बनाया भी था हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल, राइट, ये हो गया। इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, +3 है तो ऑफकोर्स है 1 2 3 4 5, 5 है ना, यानी कि 5 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है क्योंकि इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग यू। अब यहाँ पे आ गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि बी वाला कंपाउंड इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तुम लोग बोलोगे मैम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, सिखाना भी तो एम है ना, ऐसा नहीं ना सिर्फ क्वेश्चन किया और गड़बड़ हो गया, जरा होल्ड कर लो, सीख लो, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। हाइपो मतलब अनकॉमन, अनकॉमन में एक है तो यानी कि मैं +4 का कंपाउंड लूँगी, ठीक है। वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। आपने कहा मैम P डबल बॉन्ड हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी OH, क्या बनेगा फॉर्मूला, कैसे बना सकते हैं, यानी कि H3PO4 कर दूं, H3PO4 कर दूं, क्या कर दूं, H3PO4 में तुम्हें लगता नहीं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, यानी कि व्हाट आई वुड डू, +4 में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे OH नहीं ले सकती, अगर मैंने OH लिया तो वो +5 हो जाएगा, सो आई हैव टू टेक सच अ कंपाउंड जिसमें ये आए ही ना, है ना। तो ये -2 हुआ, ये -1 -1, तो ये +4 हो गया, तो मैं यहाँ पे PP लिंकेज दिखाऊंगी। ओके, देखो जरा ये क्या बना, H4P2 1 2 3 4 5 6 P2O6, ये बना। अब आ गया ना इसमें PP लिंकेज दिखाया तो अभी +4 में हो गया, सो दिस इज योर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6, अगेन दिस हैज 6 ऑक्सीजन्स। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज फोस्फोरिक एसिड, ये तो सब बच्चों को पता है, फोस्फोरिक यानी कि इसने कुछ भी नहीं दिया, अगर ये ऑर्थो भी लिख देता ना कि ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड तो भी इसका मतलब सेम ही रहता, बदलता नहीं वो, ठीक है, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही मॉलिक्यूल है, तो वो हो जाता है H3PO4, तो यानी कि P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH, क्यों, ये -2 तो ये +2, ये -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो total number of +5 oxidation state. Now here we have the last option pyrophosphoric acid, यानी कि पायरो, लेट मी चेंज द कलर, तुम्हारी को विजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पायरोफोस्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या हुआ देख लो जरा, यानी कि तुमने 2 फोस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाए, ये बनाया और ये बनाया, यहाँ पे वाटर का लॉस करा दिया, टोटल ऑक्सी लिंकेज आ जाएगी, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ऑक्सीजन एटम्स। आ गया समझ में, तो यानी कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है। ओके, इसको क्या बोल देंगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस, 1 2 3 4, यानी कि H4P2 P2O7, दिस इज द फॉर्मूला। अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तुम वैसे ही ऑक्सीजन एटम्स को काउंट कर सकते थे। सो दिस वाज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू टेल यू कि ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं।
ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, अनदर क्वेश्चन देखो, 2022 में जुलाई अटेम्प्ट में एक और बार ये सेम क्वेश्चन आया, यानी रिपीटेडली जेई इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा। उन्होंने ये सेम रिपीटेड मॉलिक्यूल है, ये रिपीटेड है। अब तो आई रियली डोंट फील कि मुझे बताना चाहिए। अभी भी यू पीपल डाउट कि मैम हम इन क्वेश्चंस को क्यों करें, राइट? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें डाउट करना चाहिए। अभी तुम देख के चुके हो कि अमोनिया के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ आयरन एज अ कैटलिस्ट। अमोनिया का अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना था, इसमें हमने पीटी यूज़ किया था। दिस वॉज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू यूज़, क्या यूज़ कर सकते हैं, एनओ भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं ना, एज अ गैस, ठीक है। यानी कि दिस विल बी अ होमोजीनियस फेज में हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ए का सही आंसर क्या होगा, अमोनिया के केस में यू विल बी यूजिंग, सॉरी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में तुम पीटी यूज़ करोगे, यानी कि दिस इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू एनओ, ठीक है। ये अलग है, ये अमोनिया का प्रिपरेशन है, ये अमोनिया से रिएक्शन है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दिस इज द हेबर्स प्रोसेस, दिस इज द ओसवाल्ड्स प्रोसेस। तो ए ओसवाल्ड्स प्रोसेस में तुम प्लेटिनम यूज़ करते हो, यानी कि ए का हो गया थर्ड, ई से तो काट ही दो। अब देखो जरा बी का क्या हुआ, इसके केस में तुम लोग क्या यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो, यानी कि बी का फोर्थ। अगर तुम्हें इतना भी पता है कि ए का थर्ड और बी का फोर्थ, आ गया तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बताना जरा यार, ओके। और ये जो ग्लूकोज का रिएक्शन है कि तुम्हारा जो C12H20 तुम्हारे को ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है, ऑफ कोर्स दिस रिएक्शन कैन ओनली बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, राइट। एंड ये जो तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन है, ये होमोजीनियस फेस में हो जाएगा और ये एनओ के प्रेजेंस में हो जाएगा। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो भाई आई बिलीव कि यू पीपल आर मच कॉन्फिडेंट कि भैया ऐसे वाले क्वेश्चंस करके जाने हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैंने एक कोर्स लिया था अपना अनअकैडमी पे, विच वाज ऑन द T&F ब्लॉक एलिमेंट्स। वहाँ पे तो मैंने तुम्हें सारे कैटलिस्ट, कौन से कैटलिस्ट क्या क्या रिएक्शन देता है, पूरा एक चार्ट बनवा दिया था। तो जिन बच्चों ने वो मेरा अटेंड किया है, तो उनको तो ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा आने वाला नहीं है जो पेपर में तुम ना कर पाओ, ओके। अब ये क्वेश्चन है, हीटिंग की रिएक्शंस बहुत ही सिंपल होती हैं, एंड माई बिलीव इज़ कि अगर तुम सिंपल इसमें से पहले पानी का लॉस कराओगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या बनना चाहिए, ओके। सो अगेन दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 5। गाइज, हीटिंग की हमारी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे कि तुमने यहाँ पे लिया कि मैम मेरे पास है अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, NH4 का होल 2 Cr2O7। या आपने लिया कि मैम मेरे पास है मैं तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। या आपके पास है NH4Cl प्लस NaNO2, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ओके। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मेरे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे व्हेन आई विल बी हीटिंग इट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सी, पहला कॉन्सेप्ट कि व्हेनेवर यू हैव सच अ मॉलिक्यूल, तो आप उसमें से क्या करोगे, हमेशा पानी का लॉस करो। तुमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पैर भर गया है, तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नजर आ रहा है वहाँ पे वाटर का लॉस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास 4 2 8, यानी कि मेरे पास 4 मोल्स ऑफ वाटर निकल सकता है। तो 4 मोल्स ऑफ वाटर निकलने के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा, कुछ क्रोमियम बचेगा, वो बना लेगा Cr2O3, ओके। Cr2O3 बन गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ निकल गए, 4 5 7 बचा क्या। अगर तुम इसे बैलेंस करोगे तो यू विल फाइंड दैट ओनली N2 बच रहा है। आया, यहाँ पे मैंने कहा पानी का लॉस करो, कितना पानी निकल जाएगा, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स यू कैन डू दी लॉस, 4 हाइड्रोजन्स है, मैं मैक्सिमम 2H2O निकाल सकती हूँ। 2H2O निकल गए, मेरे पास क्या बचा, N2 बचा, और एक ऑक्सीजन और बचा, क्योंकि यहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन गए हैं, एक ऑक्सीजन बचा N2O, तो ये वाला गैस निकलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा यहाँ क्या बनेगा, तो यू फिगर्ड आउट मैम यहाँ तो पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल कर दो, यानी कि NH4NO2 बनेगा प्लस NaCl बनेगा।
अब ये जो NH4NO2 है इसमें भी तुम्हारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, कराओ इसका लॉस, कितना लॉस होगा, यानी कि 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे। 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाने के बाद मुझे दिख रहा है कि N और N ही बच रहा है, तो यानी कि N2 बचेगा। ओके, तो जिस भी रिएक्शन में तुम्हारे पास यहाँ पे पानी का प्रेजेंस है वहाँ से वाटर का लॉस कराओ। तो पहला हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो यू विल फिगर इट आउट कि यहाँ पे ऐसे तुम्हारे पास ये स्टेप नंबर 1 था जहाँ पे तुम्हारे पास ये वाटर था, तो यानी कि यहाँ से तुम कितना निकाल सकते थे, 4H2O निकाल के बता सकते थे कि मेरा Cr2O3 निकलेगा प्लस N2 बनेगा। तो यानी कि पहली रिएक्शन में तुम्हारा N2 बन रहा था, यानी कि ये, यानी कि A का 2 ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी, डी कट हो गया, बी कट हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो पानी में कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये तो वाटर में रिएक्शन हो रही है, हाउ आई वुड डू दैट, राइट, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। अब लेट अस फोकस ओवर वन ऑफ द थिंग। देखो, दैट वाज द कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब यहाँ तो कोई वाटर नहीं है, H2O नहीं है, नहीं निकाल सकते। यहाँ पे तो H2O का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे H2O कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी ऐड हो रहा है, सो वी कांट डू दैट। ओके, तो व्हाट टू डू इन सच अ रिएक्शन विच इज़ लाइक ऑप्शन नंबर सी वाले रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है, लेट अस फाइंड इट आउट। जब भी आपके पास इस तरह का कोई रिएक्शन आया, जैसे कि एल्यूमिनियम NaOH प्लस वाटर है, ठीक है, तो देखो आपके पास भले H2SO4 हो या तुम्हारे पास कोई NaOH हो, ठीक है, जब आपके पास कोई एसिड होता है तो एसिड से और बेस से वी कैन डू दी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स, हम लोग हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि एसिड भी हाइड्रोजन रिच होता है और बेस भी हाइड्रोजन रिच होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन्स निकल सकते हैं। दिस इज नोन एज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन रिप्लेस कौन करेगा, द मेटल एटम विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यानी कि तुम हाइड्रोजन से कोई भी मोर रिएक्टिव स्पीशीज़ ले लो, जैसे कि लेट्स से मैंने आयरन ले लिया, ठीक है, मैंने कुछ भी ले लिया, लेट्स से मैंने FeCl2 ले लिया या FeCl3 ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये H2SO4 या मैंने FeCl2 ले लिया लेट्स से, ठीक है, ये क्या करेगा, ये Fe इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये बना लेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस प्लस तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Fe ने इसको रिप्लेस किया और तुम्हारा यहाँ पे कुछ कुछ हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली आपने बेस से रिएक्शन किया, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा H2SO4 किसी भी मेटल से रिएक्ट कर जा रहा है। अब जब तुम बेस से रिएक्शन करा रहे हो तो नाउ यू कैन टेक द मेटल लाइक Fe। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि मैम मैं सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ करा दूँ, नो। क्यों, क्योंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, और ये भी बेसिक नेचर में है, तो यानी कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ तो हो गई थी बिकॉज दिस वॉज एसिडिक एंड दिस वॉज क्वाइट बेसिक इन नेचर। सो आई वुड से कि इसको FeCl2 ही लेना है ना, +2 में लेना, तो बेसिक में रिएक्शन नहीं होगी। तो इन दैट केस हम यहाँ पे मेटल नहीं बल्कि हमें यहाँ पे एम्फोटेरिक मेटल्स लेने होंगे, एम्फोटेरिक मेटल्स लेने होंगे। एम्फोटेरिक मेटल्स जैसे कि जिंक ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया, इस तरह का कोई भी मेटल लेना होगा, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, यानी कि NaAlO2, तो इन्होंने सॉल्ट बना दिया। लेट्स से मैंने एल्यूमिनियम लिया तो NaAlO2 टाइप्स बना दिया और मेरा हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, तो यानी कि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि तुम्हारे पास कोई भी एसिड या बेस दे रखा है तो बेसिस को हम हमेशा एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं। एम्फोटेरिक मेटल से अगर रिएक्शन हो रही है तो वो तुम्हारे को क्या देगा, यानी कि हाइड्रोजन ही देगा। तो सी का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो अगर ऐसा है तो मेरा आ गया सी का 1 और सी का 1। ऑलवेज रिमेंबर, अगर यहाँ पे एसिड है तो क्या अब इन्होंने एसिड को किसी मेटल से रिएक्ट कराया है, नो। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन नहीं है जिसमें हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा। वाई, क्योंकि इन्होंने किसी मेटल से रिएक्शन नहीं कराया। नाउ दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसने तुम्हारे को एक तो ये सिखाया कि N2 वगैरह कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन के गैसेस कैसे बनता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट नंबर 5। दिस वाज द कॉन्सेप्ट नंबर 6।
ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स हमारी कैसे कैसे होती है, बाकी इलेक्ट्रोलिसिस एक तरीका है। अब जब KMnO4 या K2Cr2O7 के तुम्हारे को रिएक्शंस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7, एक और तरीके के रिएक्शन सीखो। जब भी KMnO4 मिलता है, इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसके टक्कर में कोई भी आके खड़ा होगा, ये उसको ऑक्सीडाइज ही करेगा, राइट। अल्ट्रा वेजिटो, देखो हमें रिएक्शंस को याद ही नहीं करना है। क्या मैंने तुम्हें रटने के लिए बोला रिएक्शंस को? नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू। जो 6-7 स्टैंडर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते थे, मैंने तुमसे बस वही कराई है, ओके। और मैंने तुम्हें बोला कि अगर ये बेसिक है, ये बेसिक है, तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए एम्फोटेरिक लो, कम से कम उसके अंदर जो एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होती हैं, तो वो एसिड बेस से रिएक्ट करके एक सॉल्ट तो बनाएगा, अदरवाइज वो रिएक्शन ही नहीं होती ना। तो यहाँ पे भी तुम्हारी बेसिक और एसिड रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। सो दैट्स वेरी नेसेसरी, ओके। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट नंबर 7 समझो। मैंने तुम्हें बोला कि अगर इफ़ यू हैव अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, वेरी ऑब्वियस। तो तुम्हारे पास KMnO4 दिया हुआ है, ये तो अपने +7 में हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब मैम Cl2 बना देगा, बहुत क्लियर है। तो यहाँ से तो Cl2 ही बनेगा ना। ऑप्शन नंबर बी का आंसर 4 ही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। आया समझ में, क्लियर। और जो तुम्हारा NaNO3 है, ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड्स को अगर तुम थर्मली हीट कर रहे हो, दो दे आर वेरी वेरी स्टेबल, बट जब हम इन्हें हीट करते हैं तो दे डिकम्पोज इनटू NaNO2 प्लस O2, यानी कि ये +5 से +3 में चला जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा। दैट्स हाउ दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये 3 से मैच होगा, यानी कि डी का आंसर हुआ 3rd, ओके। all of you understood, the option is C, and how interesting this question was, okay। तो पेपर में हमसे हमेशा यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि किसी भी चीज़ से कौन से गैसेस मिलेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके। तो इसको गैस नहीं करना, यू कैन लर्न अबाउट इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये। मैंने केमिकल बॉन्डिंग पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए हैं, तो तुम मुझे बता दो द नंबर ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग द स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी कि जिसका स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि स्क्वायर, ठीक है। और इन्होंने बाय पिरामिडल नहीं बोला है, पिरामिडल बोला है, यानी कि सिर्फ एक ही पिरामिड होना चाहिए, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। जब आप ClF3 कराओगे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ClF3 में ये होगा तुम्हारे पास Cl 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 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा विच इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ऑफ कोर्स नॉट। IF7 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। BrF5 ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। BrF5 है। BrF3 यानी कि अगेन 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। I2Cl6 एक इस तरीके का ब्रिज काइंड ऑफ कंपाउंड होता है। I2Cl6, ठीक है, नहीं होगा। IF5 ऑफ कोर्स हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल होगा IF5। ClF हो सकता है क्या, नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी a tetrahedral linear kind of structure। ClF5 बिल्कुल होगा। स्क्वायर पिरामिडल, तो ClF5, IF5 और BrF5 यही होंगे, यानी कि व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज 3। वेरी गुड गीतिका।
ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल। नाउ एक और नया बहुत अच्छा क्वेश्चन, वाइट फॉस्फोरस जो हमारा होता है विच इज़ P4, ठीक है, एक और चीज़ को समझते हैं आज, ठीक है, सबको मज़ा आ रहा है ना। इसको हम लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल कह सकते हैं, ओके। ये एक पिरामिड हो गया और ये दूसरा पिरामिड हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फोरस SOCl2, तो सल्फर तुम्हारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, फॉस्फोरस, व्हाट दिस फॉस्फोरस विल डू, थाइनिल क्लोराइड, तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि थाइनिल क्लोराइड SOCl2 का जब भी हम लोग रिएक्शन कराते थे, यानी कि PCl3 PCl5 या SOCl2 से रिएक्शन कराते थे, तो दे वर दी हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स, ये हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स हुआ करते थे, यानी कि ये क्या कर दिया करते थे, ये हमारे को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करा दिया करते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ, आर यू गेटिंग इट गाइस, कुछ कुछ याद आ रहा है कि हेलोजिनेशन कराते थे। तो इसका मतलब ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि जो थाइनिल क्लोराइड है मेरे फॉस्फोरस को क्लोरीनेटेड कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि पहले मुझे ये बताओ, ये PCl3 बनाएगा या PCl5 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये खुद तुम्हारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये खुद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब फॉस्फोरस से रिएक्ट करेगा, उसका हेलोजिनेटिंग करेगा, तो ऑफकोर्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। बट व्हाट वुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या वो सीधे +3 बनाएगा या +5 बनाएगा, पहले इतनी बात हमें समझनी है। मैंने कह दिया कि भैया तुम क्लोरीनेटिंग हो, तुम क्लोरीनेशन कराओगे, बट क्या क्लोरीनेशन कराओगे, PCl3 और PCl5, ओके। यू नो गाइज, वाइट फॉस्फोरस इज वेरी वेरी रिएक्टिव, रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, और ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये +4 में बैठा है बस, ओके, कि ये तुम्हारे 0 से सीधे +5 बना दे, तो +5 तो ऑफकोर्स नहीं बनेगा, ओके, क्योंकि ये +4 में है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि सीधे PCl5 बना देगा, तो दिस विल फॉर्म द PCl3, यानी कि PCl5 नहीं बनाएगा, ओके, PCl5 नहीं बनाएगा। तो क्लोरीनेटिंग एजेंट है, इसने रिएक्शन किया, PCl3 बनाया, खुद रिड्यूस होके, मतलब खुद का रिडक्शन नहीं हो रहा है, बट देयर विल बी द लॉस ऑफ SO2। अब आप मुझे ये बताओ कि अनदर गैस क्या होगी, क्लोरीन होगी या H2Cl2 होगी, व्हाट इट इज गोइंग टू बी, क्लोरीन होगी क्या यार, क्लोरीन तो रिएक्ट कर गया, जो भी क्लोरीन था उसने तो रिएक्ट करके PCl3 बना लिया ना, तो अब क्लोरीन क्यों होगा, अनदर कंपाउंड क्लोरीन हो सकता है क्या, नहीं, द अनदर कंपाउंड इज गोइंग टू बी H2Cl2, द आंसर इज ऑप्शन नंबर B, क्लियर, ओके। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम अपने पेपर में इस बेसिस पे सॉल्व कर पाओगे कि यू हैव टू सी दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कौन कितना पावरफुल है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, इन सब बातों पे ध्यान दोगे तो यू विल बी एबल टू फोकस ओवर द क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट पर, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं तुम्हारे को एक और क्वेश्चन कराती हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 10 एंड वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। बोला गया कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, इसको आयोडीन से रिएक्ट कराओ, ओके, मेरी बात समझो, आयोडीन है, यानी कि आयोडीन को तुम लोग क्या लिखते हो, I2 लिखते हो, इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराओ, अब ये क्या करेगा, concentrated HNO3 is a powerful oxidizing agent, powerful oxidizing agent है। अगर ये इतना प्यारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मेरे आयोडीन को 0 से क्या बनाएगा, अभी अभी हमने देखा था कि जो हेलोजन्स होते हैं वो +1 +3 +5 +7 में एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से अगर ये इतना पावरफुल है तो इसे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट चूज करना चाहिए, पहले मुझे बस इतनी बात बता दो, अगर तुमने इतना बता दिया तो तुम्हारा आंसर डन है, क्या चूज करना चाहिए इसे, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे, आंसर मत बताओ। अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करोगे तो तुम सीख जाओगे कि क्वेश्चन कैसे कराते हैं। +1 +3 +5 +7 में से आयोडीन को कौन सा बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या मैंने आंसर पूछा है तुमसे, मैंने तुमसे आंसर नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है।
गाइस देखो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ओके, अब तुम कहते हो मैम +5 या +7, काफ़ी बच्चों को लगता है +7 आंसर होना चाहिए, बट +7 वाले क्या करते हैं, पैराइडिक कंपाउंड्स बना देते हैं, एंड +7 में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एज यू गो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी फॉर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। अब ये बेचारा है आयोडीन, ये इतनी बेसिक सी बात अगर मुझे पता थी कि मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, +5, तो इसीलिए हम +7 नहीं बनाएंगे, +5 बनाएंगे। और +5 में कौन सा कंपाउंड है, अब देखो ये तो -1 में हो गया, ये किस में हो गया, +1 प्लस का x माइनस का 4, यानी कि प्लस का 3 हो गया यहाँ पे। ये कितना हो गया, +1 प्लस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 5 हो गया। अरे यार आ गया मेरा आंसर, प्लस का 5। ये किस में है, ये +7 में है। बस अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी आती है यू विल गेट योर आंसर। समझ आया नीलेश? तो हम लोग आयोडीन के लिए या स्पेशली जो भी हमारे हेलोजेंस होते हैं उनमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है, उसमें तुम्हारा +5 विल बी दी हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? व्हाट वुड बी द आंसर? हो गया, डन। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं गाइज, जब भी तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन आ रहा है, वो किसी भी चीज़ के साथ हो, कोई भी मेटल लगा हो, कोई भी नॉन मेटल लगा हो, कुछ भी लगा हो, हमेशा एक थंब रूल याद रखना कि वो तुम्हें NO2 गैस ही देगा ऑलवेज। क्या बोला मैंने, कौन सी कंडीशन बोली, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो NO2 ही मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें NO2 और NO2 देने वाले ये दो ही मॉलिक्यूल्स थे, तो B और D की कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई थी, यानी कि कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था। और क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डेफिनेटली आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा, तो बहुत सारी बातें यही बात सजेस्ट कर रही थी हमें कि बिल्कुल नीलेश चेक कर सकते हैं NO2 से। तो वही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑलवेज 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 गिव्स यू NO2। ओके, एक हमारा बहुत ही प्यारा सा चार्ट होता है, अगर तुम लोग बच्चे सीखना चाहते हो तो आज इस चार्ट को बना लो एंड देखो ये तुम्हारे को कितना हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, ठीक है, मैं तुम्हें एक चार्ट बनवा देती हूँ, प्लीज़ राइट इट इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन। जब भी तुम्हारे पास कोई मेटल है या नॉन मेटल है और वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर रहे हैं तो NO2 इज द गैस। देखो जो हमारी नाइट्रोजन होती है ना उसमें हमें बहुत सारी गैसेस मिलती हैं, कि एक तो अमोनिया भी मिलती है, फिर N2O भी मिलता है, फिर NO भी मिलता है, फिर NO2 भी मिलता है, यानी कि -3 में, +1 में, +2 में और +4 में मल्टीपल ऑक्साइड्स मिलते हैं। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में ये बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यार कब कौन सा गैस मिलेगा, है ना, मुझे समझ नहीं आता कि यार मैं यहाँ पे कौन सा गैस निकालूं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब भी तुम्हारे पास है हमेशा NO2 निकालना। ओके, पहला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट कि यहाँ पे जो भी मेटल होगा वो क्या बनाए देगा, मेटल के नाइट्रेट्स बना देगा। ओके, और अगर कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल तुम्हारे जनरली एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि मिनरल एसिड्स बनाते हैं, ये एक अलग बात है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास डाइल्यूट HNO3 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगी। अब देखो डाइल्यूट HNO3 में ऐसा होता है कि वी हैव द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो जितने भी हमारे मेटल्स हो गए, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, Pb, ये सब रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा, यानी कि मोर रिएक्टिव होता है। और हाइड्रोजन से नीचे आते हैं तुम्हारे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, यानी कि ये लोग आते हैं। तो जो भी आपके एलिमेंट्स यानी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव है, अगर वो तुम्हारे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर तुम्हारे डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहे हैं, और वो डाइल्यूट HNO3 कितना डाइल्यूट है, लेट्स से 6 to 10% डाइल्यूट है, ठीक है, तो आपको हमेशा मिलेगा अमोनिया एज अ गैस, तो आपको हमेशा अमोनिया एज अ गैस मिलेगी।
ओके, अब आया एक और पॉइंट कि मेरे पास डाइल्यूट HNO3 तो है, बट वो 20% डाइल्यूट है। ओके, वो 20% डाइल्यूट है, बट जो मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी कि अभी भी मेरे पास जो मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मेरा इसका मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला बॉक्स जो मैंने बनाया, हाइड्रोजन से ऊपर वाला, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे गैस में तुम्हारी कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पे तुम्हारी निकलेगी N2O गैस। ठीक है, N2O गैस। तो आपको याद रखना है कब कौन सी गैस निकालनी है। और अगर लास्ट केस कि अगर आपको दिया हुआ है डाइल्यूट HNO3, ओके, जो कि 20% है, बट यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि तुम्हारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये सब लोग हो गए, कॉपर सिल्वर टाइप्स हो गए। तो ऐसे गैस में तुम्हें मिलेगा NO एज अ गैस। ये थंब रूल याद रख सकते हो। इफ यू फोकस ऑन दिस थंब रूल तो कभी तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम गैसेस को प्रिडिक्ट कर पाओगे, क्योंकि एक्सेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। ठीक है, तो HNO3 एक बहुत ही पावरफुल एसिड भी है, ये एक एसिड भी होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और इसके नाइट्रेशन करने का भी टेंडेंसी होता है, दिस इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट एज वेल। तो इन तीन, अगर इस पूरे चार्ट को तुम याद रखते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ओके, डाइल्यूट HNO3 में NO मिलेगा, बट जब लीस्ट रिएक्टिव मेटल से वो रिएक्ट करेगा। ओके, और आप बोलोगे मैम और क्या मिलेगा, वेरी ऑब्वियस है यार, मेटल्स हैं, मेटल को मेटल्स हैं, मेटल्स अगर HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स तो बेसिक नेचर के होते हैं, और HNO3 एक एसिडिक नेचर का है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट्स ही बनाएंगे ना, यानी कि जो साइड प्रोडक्ट है वो तो सॉल्ट ही बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा। और रही बात नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर सकते हैं और किसी से रिएक्ट ही नहीं कर सकते, और क्योंकि वो नॉन मेटल्स है वो खुद भी एसिड है, अब ये खुद भी एसिड है, इसीलिए यहाँ पे फिर एसिड्स ही बनाएंगे। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे हमने क्या किया था, इस रिएक्शन को अगर मैं चाहूँ तो लिख देती हूँ पूरा, कि आयोडीन को तुम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हो तो हमें क्लियर है कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड मतलब NO2 देगा। अब आयोडीन है तो इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, और क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, और ये भी एक एसिड है, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंटली एसिड ही मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, HiO3, यानी कि ऑक्सीडेशन भी करा दिया +5 में और उसका एसिड भी बना दिया, HiO3 + NO2। बाकी जो पानी वानी निकलना है वो निकाल दो, उसमें तो क्या ही करना है। ठीक है, दिस इज इट। हाँ, बिल्कुल सही बोला नीलेश, कई बार हमारे कोई जो अमोनियम है, ये अमोनिया इज़ अ बेस, तो क्योंकि ये बेस जब HNO3 से रिएक्ट कर लेता है जो कि एक एसिड होता है, तो ये खुद भी मिलके एक सॉल्ट बना देता है, दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट। तो पेपर में अगर अमोनियम नाइट्रेट दिया हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो राइट। ओके, क्योंकि रिएक्शन में एसिड है, तुम्हारा बेस बना, तो ये वापस से एसिड बेस रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बन जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एसिड है और ये भी एसिड है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले तो रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक गैस है वो तो रिएक्ट कर सकती है ना, तो इसीलिए वो सॉल्ट बना देती है, दैट इज द अमोनियम नाइट्रेट बना देती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू नो। ओके, बाकी ये भी एसिडिक है, ये क्या रिएक्ट करेगी, एसिड एसिड नहीं रिएक्ट करेंगे, दिस इज अ न्यूट्रल गैस, और NO भी तुम्हारा न्यूट्रल होता है। ओके, सो गाइज दिस इज इट। मुझे लगता है तुम लोगों को मज़ा आया आज के क्लास में। रेस्ट इफ रिक्वायर्ड वी विल टेक वन मोर सेशन ऑन द सेम। अभी फिलहाल के लिए ये जो बाकी के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, आंसर्स तुम्हारे सामने दे रखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस गैसेस से ही आते हैं, सो ट्राई टू डू ऑल ऑफ देम। ओके, तो ये तुम्हारा रहा होमवर्क। तो होमवर्क में अगर देखा जाए तो आई हैव जस्ट गिवन यू
तो होमवर्क में जस्ट आई हैव गिवन यू हाउ मेनी क्वेश्चंस, सो देयर वर टोटल नंबर ऑफ 14 क्वेश्चंस। गिनती के 14 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने तुम्हें 10 करा दिए, 4 होमवर्क में, ठीक है। एंड आई बिलीव यू पीपल विल बी आंसरिंग मी फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस। मतलब अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे परऑक्सो ग्रुप कैसे चेक करोगे, राइट। परऑक्सो ग्रुप कैसे चेक करोगे, तो इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ, जहाँ पे भी ओ लिंकेज आ जाए वो परऑक्सो हो जाएगा, है ना। सो इट्स वेरी सिंपल। पी ब्लॉक से घबराओ मत, जो क्वेश्चंस जेई में आते हैं दे आर वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड इजी टू डू होते हैं, ठीक है। सो गाइज, इफ यू रियली एंजॉय टुडेज लेक्चर, हिट लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि तुम और भी ऐसे लेक्चर्स को अटेंड करते रहो, रेगुलर मेगा मैम से सीखते रहो। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया है, पी ब्लॉक पे एक पहले लेक्चर लिया था मैंने तुम्हारा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुकी हूँ और बाकी बचे हुए लेक्चर्स पे लेने वाली हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून, लर्न फ्रॉम मी। पहले अगर कोई भी टॉपिक मिस किया है उसको करो। अगर इतनी बेसिक बेसिक बातें भी तुम पढ़ के जाओगे तो भी तुम्हारा जेई में उद्धार हो सकता है, ठीक है। यू कैन परफॉर्म बेटर। अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें रिटेन नहीं रह रही है, गिव अ वन शॉट टू योर सेल्फ, ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट को हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ये एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें थोड़ी मेहनत करके हम एक अच्छे बेनिफिट्स यानी कि अच्छा रिजल्ट, अच्छी रैंक पा सकते हैं, ओके। क्योंकि जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और यू पीपल आर गोइंग टू लूज योर रैंक्स। वहाँ पे तुम्हें एक बहुत अच्छा स्कोर बना के तुम्हें वो परसेंटेज, वो पर्टिकुलर रैंक मिलेगी जो अभी तुम्हें जल्दी मिल सकती है, ठीक है। और जेई में परसेंटाइल देखा जाता है। सो प्लीज़ बी अलर्ट, बी एक्टिव, फर्स्ट अटेम्प्ट को सीरियसली लो और कुछ फोड़ने का जज्बा रखो। अगर पहला अटेम्प्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो सेकंड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, ओके। तो प्लीज़ गाइज, इसको एज अ ट्रायल एग्जाम मत कंसीडर करो। बहुत सारे बच्चे एक ही गलती कर बैठते हैं कि जेई के 2 अटेम्प्ट उनको दिए जाते हैं, किसी एक स्पेसिफिक रीज़न से वो उस रीज़न को भूल जाते हैं। और देखो, ऑफकोर्स ना यार, कोई एग्ज़ाम साल में एक बार हो रहा है। अगर वो एक ही दिन हुआ, तुम्हारा उसी दिन पेट दर्द हो गया, तुम्हारा पेपर ख़राब हो गया, तो यू हैव टू रिग्रेट फॉर द होल ईयर और फिर तुम अगला चांस खो दोगे या करोगे। तो इसीलिए जेई ने तुम्हारे 2 अटेम्प्ट्स बनाए हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं और वो क्या करते हैं, एक अटेम्प्ट को ट्रायल बेसिस पे ले लेते हैं, विच आई बिलीव इज़ टोटली अनफेयर, ओके। जेई जैसा पेपर एक ट्रायल एंड एरर वाला पेपर नहीं है। आप अपना 100% दो, whatsoever be the circumstances, ठीक है। एंड yes, if we people are with you then why to worry, okay। चलो।